हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं +1 का नया चैप्टर द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत बेसिक चैप्टर है, 6th-7th क्लास से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आज हम देखेंगे इसकी छोटी छोटी डिटेल्स ताकि इसे दोबारा ना पढ़ना पड़े लाइफ में। तो इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी हिस्ट्री आएगी, पूरा ध्यान दो। एंड तक जाते जाते ये चैप्टर काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हमने डाइवर्सिटी देखी, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड सो फार एंड इट इज एक्सपेक्टेड 5 to 30 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब इतनी सारी स्पीशीज में कुछ कॉमन है तो हम बोलेंगे यस, इन सारी स्पीशीज में एक चीज कॉमन है और उस चीज का नाम है सेल। इसीलिए हम सेल को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजी? ये पता ही है आपको, इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म, फंक्शन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर चैप्टर है जो, इसकी बात करने से पहले आपको एनसीईआरटी में ये पिक्चर नजर आएगी, पहचानिए इन्हें। ये रामाचंद्रन है, ये बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है। जो ये रामाचंद्रन है, इन्होंने कोलेजन प्रोटीन की स्ट्रक्चर दी थी। रामाचंद्रन इज एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ही डिस्कवर्ड ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन was published in Nature magazine। नेचर एक बहुत ज़बरदस्त मैगजीन है, in 1954। आपको लोग बोलते हैं ना मैंने पीएचडी कर रखी है, तो उनसे पूछा करो जो आपके पेपर हैं वो कौन से मैगजीन में छपे हैं। तो ये है मैगजीन नेचर। जो अल्टीमेट पेपर्स होते हैं वो पब्लिश होते हैं नेचर में, पास्चर में। तो 1954 में नेचर में पब्लिश हुआ इनका पेपर, जो रिप्रेजेंट कर रहा था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन। और ये बड़ा सिंपल था। ये देखिए, ये कोलेजन हेलिक्स है। जैसे अपनी इंडिया में लड़कियां अपनी गुत्त बनाती हैं ना, उनमें 3 लटे बनाती हैं, वैसे ये 3 पेप्टाइड्स आपस में इंटरमिंगल हुई हैं, तो इसे बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन। इसकी स्ट्रक्चर दी थी रामाचंद्रन ने। ये देखिए इसका 3D मॉडल। हाउ मेनी बेसिक थिंग्स आर देयर व्हेन वी लुक अराउंड अस? वी सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए आपको लिविंग थिंग्स भी नज़र आ रही हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी नज़र आ रही हैं। और बेसिक डिफरेंस क्या है? जो नॉन लिविंग है वो सेल्स की नहीं बनी हुई, जो लिविंग है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। व्हाट इज इट दैट मेक्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग? द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। organisms whether they are unicellular or multicellular। यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल के बने हुए हैं, मल्टीसेलुलर हैं, मैनी सेल्स के बने हुए हैं। अब ये सेल क्या है? सेल इज अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है हमें, पैरामीशियम। ये मल्टीसेलुलर नजर आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, कैटरपिलर हो गया, बटरफ्लाई होगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब जो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं।
एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अबाउट लिविंग सेल। सबसे पहला लिविंग सेल किसने देखा, अगर आपको कोई पूछ रहा है तो आपका आंसर आएगा ल्यूवेनहोक। अगर आपको कोई पूछ रहा है सबसे पहली बार डिस्कवरी ऑफ सेल और क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। ध्यान रखो दोनों का, लिविंग सेल की बात चल रही है ल्यूवेनहोक, सेल की बात चल रही है या क्रेडिट टू डिस्कवरी ऑफ सेल की बात चल रही है रॉबर्ट हुक। ये देखिए, ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स की सेल्स की डायग्राम्स बनाई ल्यूवेनहोक ने। ये है ल्यूवेनहोक। और इनकी सिंपल सी माइक्रोस्कोप थी। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन है वो कंट्रोलिंग सेंटर है, सिमिलर वे में जो सेल है उसका कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस है। और ये किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये थे रॉबर्ट ब्राउन, ये डिस्कवर किया उन्होंने न्यूक्लियस। ये देखो न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल न्यूक्लियोलस है। हु इज फेमस साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखो एक तो नाम आता है लिनस पॉलिंग। जो लिनस पॉलिंग है वो गुरु थे रामाचंद्रन के। उन्होंने अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट दी थी प्रोटीन की, और कोलेजन हेलिक्स किसने दी थी, रामाचंद्रन ने। ये आ गया रामाचंद्रन। ये स्पेलिंग लिनस है, LINNEOUS। ये लिनस तो पता ही है आपको, फादर ऑफ टेक्सोनमी वाले हैं। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, जैसे लड़कियां अपनी चोटी बनाती है ना 3 लटों से, वैसी स्ट्रक्चर प्रोटीन की किसने दी थी, रामाचंद्रन, जिसे ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन बोल देते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल। ये तो आई थिंक 3rd क्लास का क्वेश्चन है। मॉडर्न टर्म फॉर साइटोलॉजी इस सेल बायोलॉजी, थोड़ा फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में भी बताया था, अब दोबारा रिपीट करता हूँ। साइटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन और कॉम्पोजिशन से डील करती है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी इज अ ब्रॉड टर्म। ये स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉम्पोजिशन, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एटसेट्रा से डील करती है। इसका मतलब सेल बायोलॉजी का एक पार्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी। ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। 90% लोग साइटोलॉजी को और सेल बायोलॉजी को एक ही मान लेते हैं, पर ध्यान रखना। हाँ भाई, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म सेल, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया,
थिन कॉर्क स्लाइस लिया। जब भी आपने माइक्रोस्कोप के नीचे काम करना है, आप जितना पतला सेक्शन काटोगे उतनी क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। इन्होंने थिन कॉर्क स्लाइस काटा और इसे अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उन्हें कॉर्क के स्लाइस में ऐसे चैम्बर नजर आए, हेक्सागोनल कॉम्ब लाइक चैम्बर्स नजर आए। तो ये कॉम्ब लाइक चैम्बर्स को सेलुले बोल देते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, तो ये सेलुले से नाम पड़ गया सेल। बट एक्चुअली व्हाट ही सॉ वर नॉट सेल्स, he saw cell walls. But credit of discovery of cell goes to Robert Hooke. He coined the term cell. पर उन्होंने एक्चुअल में जो देखा था वो सेल नहीं थे, सेल वॉल्स थी। What he saw were cell walls. आगे आगे सेल थ्योरी। अब देखो बोटनिस्ट हैं, वो भी प्लांट्स के अलग अलग सेल्स निकाल रहे हैं, उन्हें स्टडी कर रहे हैं। और जो जूलॉजिस्ट हैं वो भी एनिमल्स के अलग अलग सेल्स निकाल रहे हैं, उन्हें स्टडी कर रहे हैं। और उनके कुछ कॉमन पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। जो कॉमन पॉइंट्स हैं उन्हें मिला के क्या बनाई जा रही है, सेल थ्योरी। और इस पे मेनली काम किया श्लीडन एंड श्वान ने, सेल थ्योरी। इन 1838 Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plant cells. ये देखो, ये श्लीडन है, अलग अलग पौधों के ये सेल्स देख रहे हैं। 1 प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट, 4 प्लांट, 1000 प्लांट, सबके प्लांट्स के टिश्यूज लेते जा रहे हैं, टिश्यूज में सेल्स को स्टडी करते जा रहे हैं। और उन्हें एक चीज नजर आ रही है भी, बेसिक हर एक प्लांट की जो बॉडी है उसका बेसिक यूनिट सेल है। He observed that plants are composed of different kinds of cells. ये देखिए, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है ना, और जो सेल्स हैं they aggregate to form tissues. Who studied different types of animal cells? श्लीडन ने तो प्लांट सेल स्टडी किए, और जो श्वान है उन्होंने एनिमल सेल स्टडी किए, थियोडोर श्वान। ये देखिए, अब जो एनिमल सेल है उस पे सेल वॉल तो होती नहीं है, इसलिए एनिमल सेल की डेफिनेट शेप नहीं होती। He reported that cells have a thin outer layer which is known as plasma membrane. एनिमल सेल, एनिमल सेल में इन्होंने देखा भी एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। ये देखिए, ये सेल नजर आ रहा है ना, ये सेल का ये सेल नजर आ रहा है, ये सेल पे ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रही है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, जो ये वाला पार्ट है ये फॉस्फेट वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है लिपिड है। सेल के अंदर भी पानी होता है, सेल के बाहर भी पानी होता है, इसलिए लिपिड जो फॉस्फेट वाला पार्ट है वो पानी के पास चला गया, और जो लिपिड वाला पार्ट है लिपिड वाले के पास चला गया, इसीलिए ये बाइलेयर बन जाती है। ऐसे लुक्स लाइक बाइलेयर। Schwann also concluded the presence of cell wall. और सेल वॉल हमें पता है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में। Schwann proposed the hypothesis. Hypothesis का मतलब होता है इंटेलिजेंट गेस, that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. Who formulated cell theory? Schleiden and Schwann. Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. ये देखिए, सेल की बनी हुई है या सेल के प्रोडक्ट्स की बनी हुई है।
व्हाट इज मेंट बाय ओमनीसेलुलर ई सेलुले। अब बड़ी प्रॉब्लम हुई, श्लीडन और श्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दे दी। उन्होंने बोला हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल की बनी होती है, जो सेल है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है आउटसाइड द बॉडी। जो सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है, जो सेल है उसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स दिए इन्होंने कलेक्टिवली श्लीडन और श्वान ने सेल थ्योरी के बारे में। तो इनसे लोगों ने पूछा भी भाई नया सेल कहाँ से आता है, तो ये फंस गए दोनों। ये कहते पता नहीं जी नया सेल कहाँ से आता है। फिर आए रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने कहा ओमनीसेलुलर ई सेलुले, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आज यार किसी से पूछता है कोई बच्चे कहाँ से आते हैं, तो लोग बोल देंगे बच्चे से छोटा बच्चा बोल देगा माँ बाप से आते हैं, पर उस टाइम ये इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पाए। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और उसे क्या बोला ओमनीसेलुलर ई सेलुले। इसलिए बोलते हैं सेल डॉक्ट्रिन किसने दी, रुडोल्फ विर्चो ने। और सेल थ्योरी की बहुत सारी एक्सेप्शंस भी हैं। अब ये बोलते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल की बनी हुई है, जो वायरस है इनकी बॉडी तो सेल की नहीं बनी हुई, ये एक्सेप्शन होगी। आपको पता है प्रियोन्स की बॉडी की भी सेल की नहीं बनी हुई, आपको पता है विरोइड्स की बॉडी भी सेल की नहीं बनी हुई, आपको पता है जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ट्रू एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी इज वायरस। ये आगे रुडोल्फ विर्चो 1855. He firstly explained that cells are divided and new cells are formed from pre-existing cells. Omnicellular E cellule. ये देखिए उम्रें निकल जाती हैं लोगों की साइंटिस्ट बनते हुए। Who modified the hypothesis of Schleiden and Schwann? किसने मॉडिफाई की, किसने सेल डॉक्ट्रिन दी, रुडोल्फ विर्चो। 10 बार बोलोगे तब नाम याद होंगे ये। सेल थ्योरी हैज 2 कंपोनेंट्स। अरे मेन 2 कंपोनेंट्स हैं, अदरवाइज तो बहुत कंपोनेंट्स हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। Cell theory is credited to the work of, हाँ जी, last answer Schleiden and Schwann. Cell theory cannot be applied to, अरे भाई सेल थ्योरी आप वायरस पे अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। इवन अगर सेल थ्योरी को फुल डिटेल में पढ़ा जाए तो आपको पता चलेगा ये बैक्टीरिया पे भी अप्लाई नहीं हो सकती। But true exception is virus. Largest isolated single cell is, largest पूछा भाई, यही है ऑस्ट्रिच का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब लॉन्गेस्ट सेल पूछा है नर्व सेल, ये मीटर्स तक जाता है। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ आ जाता। लार्जेस्ट प्लांट सेल एसिड वलेरिया बिलोंग्स टू, भाई एसिड वलेरिया ग्रीन एल्गे है। अब एक ओवरव्यू देखते हैं। विच सेल इज अ टिपिकल प्लांट सेल, और टिपिकल प्लांट सेल माना जाता है अनियन सेल को। इसमें सेल वॉल के साथ ही चिपकी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। ये देखिए ये स्टेन करके दिखाया गया है अनियन पील, अनियन सेल्स। It has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane. The human cheek cells have an outer membrane as the delimiting structure of cell. अगर अब आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ह्यूमन सेल स्टडी करो, आपको क्या करना पड़ेगा, ईयरबड लेनी पड़ेगी, ध्यान से साफ ईयरबड। उसे आप क्या करोगे, अपनी चीक के अंदर घुमा दोगे,
चीक के अंदर घुमाने के बाद स्लाइड पे लगाओगे और उसे स्टेन करोगे, माइक्रोस्कोप के नीचे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगी। ये चीक सेल्स हैं अपने। अब हमें पता है जो न्यूक्लियस है, इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। जितनी भी सेंट्रल एक्टिविटीज हैं सेल की, वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ये एनिमल सेल है क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में पड़ा है। ये प्लांट सेल है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस साइड पे पड़ा है। ये देखो न्यूक्लियस साइड पे पड़ा है। न्यूक्लियस साइड पे पड़े होने का रीजन क्या है? बड़ा वैक्यूल। क्रोमोसोम्स कहां पे पड़े हैं भाई? ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। जो क्रोमोसोम है ये क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, सोम का मतलब होता है बॉडी। क्रोमोसोम्स आपको हमेशा दिखेंगे डिवाइडिंग सेल्स में। नॉन डिवाइडिंग सेल्स में क्रोमोसोम नजर नहीं आते, ठीक है। बट अब ये क्वेश्चन एक बुक्स ने डिजाइन कर दी है तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियस। क्रोमोसोम कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ये देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पड़ा है क्रोमेटिन थ्रेड। ये क्रोमेटिन थ्रेड लूज है। जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम को खोलोगे तो इसमें नजर आएगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में फंक्शनल सेगमेंट है उसे क्या बोल देते हैं? जीन। ये देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आ रही है डीएनए की। There are 2 basic types of cells, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryon, प्रो का मतलब अर्ली, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर एनवेल्प से कवर नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। यू का मतलब ट्रू, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिनमें जेनेटिक मटेरियल इज एनवेल्प्ड बाय न्यूक्लियर एनवेल्प। ये देखिए ये बैक्टीरिया नजर आ रहा है ना, और बैक्टीरिया में जो ये जेनेटिक मटेरियल है नेक्ड पड़ा है विदाउट न्यूक्लियर एनवेल्प। ये देखो यूकैरियोटिक सेल है, जेनेटिक मटेरियल इज एनवेल्प्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स विद मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस तो बोलना ही नहीं है इसे आपको सूडो क्रोमोसोम या जीनोफोर बोल देना है। In both prokaryotes and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. Cytoplasm is the main area of cellular activities in both plant and animal cells. इसे सेलुलर अरीना बोलते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो वहां पे हो रही हैं। जैसे मान के चलो आप रहते हैं अपने घर में हो, लेकिन जो बाजार जाना है, कोई और काम करना है, वो कहाँ पे कर रहे हो? पटियाले की सड़कों पे कर रहे हो। तो वो साइटोप्लाज्म के बाद साइटोप्लाज्म के बराबर हो गया सेलुलर अरीना। वहाँ साइटोप्लाज्म में चल रही हैं ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेज। What is the main area of cellular activities in both plant and animal cells? हाँ जी, अभी डिस्कस किया मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म। ये देख लो जी, ये साइटोप्लाज्म है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स आर। अब आपको याद रखना है भाई, एग्जामिनर पूछ लेता है कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन सी मेम्ब्रेन लेस है।
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड, वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड, प्लास्टिड मेम्ब्रेन बाउंड, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड, माइक्रोबॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड, गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस। ये राजी न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल। ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी, ये नजर आ रही है आपको गोल्जी बॉडी। दो फेस है ना, सिस एंड ट्रांस फेस। वैक्यूल नजर आ रहा है, ये देखो, ये बड़ा सा वैक्यूल नजर आ रहा है, सैप वैक्यूल। पहचानो इन्हें, बचपन से देख रहे हो। ये प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये लाइसोसोम है, बड़ी करके दिखाता हूं डायग्राम। ये रहा लाइसोसोम, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये देखो कंप्लीट दिख रहा है, वो सेक्शन में दिख रहा था। ये 3D नेटवर्क न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में पड़ा है, ये वाला। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर राइबोसोम्स। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो आप कहोगे यस होती हैं। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, आप कहोगे नहीं होती। ऑर्गेनेलीज हैं पर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स में। ये देखो राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ये जो राइबोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। ये जो राइबोसोम है इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। राइबोसोम और ऑर्गेनेलीज में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर भी पाए जाते हैं, आउटर न्यूक्लियर एनवेल्प के ऊपर भी पाए जाते हैं। अब एनिमल सेल्स में और भी मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जैसे सेंट्रियोल हो गया। अब ये सेंट्रियोल है, ये एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। अब ये सेंट्रियोल कर क्या रहा है एनिमल सेल में, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये देखो, ये एक सेल था, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हुआ, ये सेंट्रियोल्स की हेल्प से सेपरेट हो रहा है। ये देखो, ये एक सेल नजर आ रहा है पहले आपको, ये वाला सेल, ये डिवाइड हुआ, ये देखो दो बन गए। ये वाली स्ट्रक्चर को देखो, ये देखो डिवाइड हुआ। अब ये जो डिवाइड हो रहा है ये थ्रेड्स की हेल्प से हो रहा है। ये देखो, ये सेंट्रियोल्स की हेल्प से हो रहा है। सेल डिफर ग्रेटली इन, हर एक सेल का अलग अलग साइज है, शेप है, एक्टिविटीज हैं। माइकोप्लाज्मा, जिसे आप पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हो, ये स्मॉलेस्ट सेल्स हैं, 0.3 माइक्रोमीटर है इनकी लेंथ, और इन पे सेल वॉल नहीं होती। तो उस केस में ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, इन्हें लियोमॉर्फिक बोलते हैं। दे कैन चेंज देयर शेप, लियोमॉर्फिक। और ये हेपा फिल्टर से भी पास हो जाते हैं, दे कैन पास थ्रू हाई एफिशिएंसी एयर पार्टिकुलेट फिल्टर्स। बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड अकेला सिंगल सेल इज एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ये बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, ये देख लो, ऑस्ट्रिच का अंडा। किसी बंदे के मार दोगे 8 दिन नहीं उठेगा, इतना बड़ा है। Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 माइक्रोमीटर। भाई ये छोटी छोटी डायमेंशंस हमें याद करनी है, ठीक है। ये बायो बेसिक्स हैं, बायो की जीके है ये।
जो आईएएस पीसीएस का पेपर भी देंगे ना आने वाले टाइम में, उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा अभी याद कर लो। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स इन आवर बॉडी। ये देखो, ये आरबीसी नजर आ रहे हैं अपने बाइकनकेव, ये अपना न्यूरॉन नजर आ रहा है। सेल्स ऑल्सो वेरी इन शेप ग्रेटली, राउंड एंड बाइकनकेव, आरबीसी, अमीबॉइड, डब्ल्यूबीसी, लॉन्ग एंड नैरो, कोल्यूमनर एपिथेलियम सेल। ये कॉलम का मतलब ये पिलर जैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं देखने में, कोल्यूमनर कॉलम जैसे। ब्रांच्ड एंड लॉन्ग नर्व सेल्स, इलोंगेटेड ट्रैकीड सेल्स ऑफ प्लांट्स, पढ़ेंगे आगे एनाटॉमी में ट्रैकीड सेल्स। राउंड एंड ओवल मेसोफिल सेल्स, ठीक है जी, इलोंगेटेड ट्रैकीड सेल, राउंड एंड ओवल मेसोफिल सेल्स। अमीबॉइड सेल्स, लॉन्ग एंड नैरो। ये देखो, ऐसे स्लाइड्स बनवाएंगे आपसे जब आप एमबीबीएस करोगे। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये इलोंगेटेड देखो कैसे लंबे लंबे धागे जैसे हैं, राउंड एंड ओवल, ये देखो राउंड एंड ओवल अंडे जैसे है ना। एनिमल सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्लांट सेल बाय प्रेजेंस ऑफ। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एनिमल सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्लांट सेल बाय द प्रेजेंस ऑफ। एनिमल सेल के पास ऐसा क्या है जो उसे डिफरेंशिएट कर रहा है प्लांट सेल से। सेंट्रियोल। अब बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, एनिमल सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्लांट सेल बाय द प्रेजेंस ऑफ। अब बेसिकली एक चॉइस दे देगा सेल वॉल। तो भाई उसने पूछा एनिमल सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्लांट सेल बाय द प्रेजेंस ऑफ। एनिमल सेल्स के पास ऐसा क्या है जिससे आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो प्लांट सेल से। तो आंसर क्या आएगा, सेंट्रियोल। इसमें मैंने चॉइसेस सिंपल ली है, मैं सेल वॉल भी डाल सकता था। तो वहां पे जो बच्चा ध्यान से नहीं क्वेश्चन पढ़ता वो गलती खाना शुरू कर देता है। लॉन्गेस्ट लिविंग सेल, लॉन्गेस्ट लिविंग सेल नर्व सेल आ गया। नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोल देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट पोजेस, हाँ जी, न्यूक्लियर एनवेल्प नहीं होती इसके पास। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। तो ये हमने अगला पार्ट शुरू कर दिया है। और एक बात बताता हूं मैं आपको, आप ना साथ साथ में ध्यान से नहीं पढ़ते, ठीक है। एक बात याद रखो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जब तक मैं कंसिस्टेंटली नहीं करूंगा, बार बार रिवीजन नहीं करूंगा, बेटा ये चीजें मेरी टिप्स पे नहीं आएंगी। मेडिकल कॉलेज में पहुंचना आपका ड्रीम है और हम आपका ये ड्रीम कंप्लीट करवाना चाहते हैं, फुलफिल करवाना चाहते हैं। ये तभी पॉसिबल है अगर आप हमारा कहना मानोगे। अगर आप कहोगे सर कोई जादू वादू दे दो, ठीक है, फिर भाई जादू बहुत मिल रहा है, बहुत सारी साइट्स पे मिल रहा है, वहाँ पे लेते रहो। हमारे पास तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसे समझोगे, बार बार रिवाइज करोगे और मेडिकल कॉलेज में जाओगे। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, भाई आइंस्टीन, एरिस्टोटल भी आपको आगे पढ़ा दे, कुछ नहीं कर सकता। ओके भाई।